कोरोना वायरस, जिसे SARS-CoV-2 भी कहते हैं और जिससे हुई बीमारी को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 भी कहते हैं, वो असल में शुरू हुआ था दिसंबर 2019 के पहले हफ्ते में। और वो जगह जहां पर सबसे पहले कोरोना वायरस की आने की खबर मिली वो है साउथ चाइना वुहान सी फूड मार्केट। इस मार्केट में हर तरह की मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स को बेची जाती थी, जैसे कुत्ते का मीट, चिकन, सुअर, सांप, चमगादड़ एक्सेट्रा, सब एक ही जगह। चाइना वुहान की सी फूड मार्केट को इस कोरोना वायरस आउटब्रेक का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। बात यह है कि असल में कोरोना वायरस इससे पहले जानवरों में पाया जाता था और ये जनरली जानवरों में पाया जाने वाला ही वायरस है। और जिस मार्केट में इतने सारे तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स को एक साथ रखा जाए तो ये सिचुएशन वायरस को एक चांस दे दिया कि वो जानवरों से इंसान में जंप कर सके। और 2019 के दिसंबर के महीने में एग्जैक्टली यही हुआ। आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर इतने सारे जानवरों में से किस जानवर से कोरोना वायरस आया होगा। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये बैट्स यानी चमगादड़ों से ही निकला और किसी एक इंसान को सबसे पहले संक्रमित किया यानी इन्फेक्ट किया, और उसके बाद ये वायरस बाकी इंसानों में भी फैलना शुरू हो गया और ऐसे एक चेन बन गया। दिसंबर के पहले हफ्ते से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक यहाँ पर हाहाकार मचा। उसके बाद 1 जनवरी को उस मार्केट को शट डाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। चाइना के साइंटिस्ट ने जब इस वायरस की जेनेटिक कोड को देखा जो कि इसके अंदर मौजूद है, तब वो बैट यानी चमगादड़ों से बहुत ज्यादा सिमिलर पाया गया, जिसका मतलब ये वायरस बैट यानी चमगादड़ों से ही निकला है। पर जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी के साइंटिस्ट ने जब एक और रिसर्च किया जो कि कुछ दिन बाद की गई, तब उन्हें ये पता चला कि ये कोबरा सांप को रिजेंबल करते हैं। मतलब ये चाइना के उसी मार्केट में मौजूद और बेचे जाने वाले कोबरा सांपों से निकला है। तो इससे कई लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये मल्टीपल एनिमल से आया है, क्योंकि इस मार्केट में सांप और बैट यानी चमगादड़ और भी कई जानवरों को साथ में सेल किया जाता था। पर बात यह है कि अभी तक चाहे जितने भी रिसर्चेस की गई हो, अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं निकला है, कोई श्योर जानकारी नहीं है कि ये वायरस कहाँ से आई। बाद में पब्लिश की गई कई सोर्सेस ये बताती है कि ये चमगादड़ या सांप नहीं, कि ये वायरस का कोई और अननोन ओरिजिन भी हो सकता है। ये किसी अनजान सोर्सेस से भी आई होगी, जिसके बारे में अभी तक किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता। तो चाइना में उस वायरस के फैलने के बाद एक के बाद एक लोगों को लक्षण यानी सिम्टम्स दिखने लगे। तो उसके बाद चाइना के एक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर ली वेन, उनके पास कोरोना वायरस के सबसे पहले कुछ पेशेंट्स को भेजा गया इलाज करने। और वायरस के इंस्पेक्शन के बाद ही डॉक्टर ली को समझ आ गया कि ये एक नया वायरस है जो कि आज से पहले इंसानों में कभी भी नहीं देखा गया और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने अपने डॉक्टर्स के ग्रुप में इस वायरस के बारे में सबको चेतावनी दी और इसको लेकर सीरियस होने को कहा, क्योंकि बाद में जाकर ये बहुत भयंकर रूप से फैल सकता है, उन्होंने कहा। पर जैसे ही ये बात फैलने लगी तभी डॉक्टर ली को अरेस्ट कर लिया गया वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को ये लगा कि ये झूठी बातों को बोलकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। स्प्रेडिंग र्यूमर्स यानी अफवाह फैलाने के केस में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पर उनके अरेस्ट होने के कुछ दिनों बाद जो होता है वो इतिहास के पन्नों में नोट किया जाने वाला था। पहले कुछ गिने चुने मरीज थे कोरोना वायरस के, पर उनको अरेस्ट करने के बाद बहुत ही तेजी से पूरे वुहान शहर में हजारों की संख्या में लोग इन्फेक्टेड होने लगे। और यहाँ तक डॉक्टर ली वेन, जिन्होंने कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले बताया था, उनको भी कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर दिया और 7 फरवरी 2020 को अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई। अगर वहाँ की गवर्नमेंट डॉक्टर ली वेन को सीरियसली लेती और उन्हें अपना काम करने देती तो शायद ये वायरस उतना नहीं फैलता। पर वुहान चाइना से बाहर निकलकर वो वायरस बाकी देशों में भी पहुँच गया और जनवरी 2020 के बाद फरवरी, मार्च, इन महीनों में इनके केसेस और भी बढ़ गए और आखिरकार मार्च 11, 2020 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑफिशियली ग्लोबल पैंडेमिक
यानी महामारी घोषित कर दिया। और WHO के वेबसाइट पे रेफरेंस्ड आर्कजिस के कोविड-19 की सिचुएशन डैशबोर्ड को अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ देख सकते हो कि लगभग 3 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं और अभी तक लगभग 13,000 की डेथ हो गई है। और अगर worldometers.info के डैशबोर्ड को देखें तो पूरे विश्व भर में अभी तक लगभग 1 लाख लोग रिकवर भी हुए हैं, यानी ठीक भी हुए हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि कोरोना वायरस होने के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है और क्या हमें घबराने की जरूरत है? तो उन सिम्टम्स को आप इस डैशबोर्ड में देख सकते हो। 87% केसेस में फीवर हुआ है और 67% में ड्राई कफ हुआ है और बाकी चीजों को भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर सबसे मेन बात ये है ना कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको बुखार है तो आपको कोरोना वायरस है, या फिर अगर आपको ड्राई कफ है तो आपको कोरोना वायरस ही है। सब खांसी कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं होती है, इसलिए बिना मतलब के डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आपको ऐसा अंदर से लगता है कि आपकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, वो आपको फील हो ही जाएगा और आप सह नहीं पा रहे हो, तब आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर अपनी टेस्ट करा सकते हो। पर यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि आपको जानकारी हो, नॉलेज हो, ताकि आप सब कुछ को समझ पाओ और सेफ रहो, ताकि आपको हो ही ना और आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए। पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके शरीर में जनरली 2 टाइप के इन्फेक्शियस बीमारी होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे स्ट्रेप थ्रोट जो गला खसखस करता है, ईयर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे UTI भी कहते हैं, एक्सेट्रा, ऐसी बीमारियां। और दूसरी है वायरल इन्फेक्शंस जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, HIV, कोरोना वायरस, एड्स एक्सेट्रा। तो फैक्ट ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं, जो बैक्टीरिया से होते हैं, उसके लिए क्योर साइंटिस्ट ने निकाल लिया है और लगभग हर तरह के बैक्टीरिया से हुए बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। पर जब वायरल इन्फेक्शंस की बात आती है, वायरस की बात आती है, तो नॉर्मल सर्दी लगना, कॉमन कोल्ड जो होता है ना, उसका भी यहाँ तक साइंस ने कोई क्योर आज तक नहीं निकाल पाया है, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है और उसका कोई क्योर नहीं होता है। चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कॉमन सर्दी हो, किसी को भी हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, क्योर का मतलब होता है तीर चलाकर उस बाहरी एजेंट को मार देना जो कि आपके शरीर में गया है और जिससे हम लोग ठीक हो सकते हैं 100%। इसे क्योर होना कहते हैं। और ट्रीटमेंट अलग चीज होती है, ट्रीटमेंट क्योर नहीं होता। ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ ऐसी थोड़ी मोड़ी चीजों को करना, सिचुएशंस में आपको रखना जिससे वायरस बॉडी से बाहर आने की चांसेस बढ़ सके। बैक्टीरिया से हुए बीमारी को एंटीबायोटिक्स के जरिए डॉक्टर्स क्योर करते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार सकते हैं पर वायरस को नहीं। पर कोरोना वायरस कोविड-19 में अलग बात यह है कि कोई भी ट्रीटमेंट भी इसमें काम नहीं कर पा रहा है। इसका कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। भविष्य में होगा या नहीं ये हम नहीं बता सकते अभी, पर अभी तक तो नहीं है। कोरोना वायरस एक वायरस से होता है, न कि बैक्टीरिया से होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी जाना। और नॉर्मल सर्दी खांसी जो कि वायरस से ही होता है, उससे कोरोना वायरस अलग इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है लोगों में। तो अगर इसको हराने की बात करें तो आखिरकार एट दी एंड बॉडी ही अपने इम्यून सिस्टम से वायरस को हटाता है। बाहरी रूप से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकता है आपका शरीर कर सकता है, आपका इम्यून सिस्टम ही कर सकता है। जब तक साइंटिस्ट इसका ट्रीटमेंट न निकाल पाए, आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग हो तो वो सिर्फ कोरोना को ही नहीं बल्कि किसी भी वायरस को हरा देगा। पर यहाँ पर आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या होता है अगर ये वायरस किसी इंसान के शरीर में घुस जाए। वायरस कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक गोल सा ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं और ये अपने आप को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये किसी लिविंग बीइंग जैसे इंसान के अंदर जाए। वायरस निर्जीव चीजों जैसे प्लास्टिक या मेटल ऐसी चीजों के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती है, पर बाहरी सरफेसेस में ये कुछ घंटों तक ही जिंदा रह पाती है। पर जब कोई वायरस को लिविंग होस्ट मिलता है, जैसे मान लो अगर किसी इंसान के लंग तक ये पहुंच जाए, तब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है।
आपके फेफड़ों में अरबों एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो कोरोना वायरस आपके मुंह या फिर आपके नाक के थ्रू एंटर करके आपके एपिथेलियल सेल्स में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच होकर अपने जेनेटिक मटेरियल को आपके सेल्स के अंदर इंजेक्ट कर देता है और वो सेल उस वायरस के जेनेटिक कोड को एग्जीक्यूट कर देता है और वो वायरस मल्टीप्लाई होने लगता है, फैलने लगता है सेल के अंदर ही। तो जब एक इंसान का सेल ये देखता है कि वायरस फैल रहे हैं, तब वो सेल क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, अपने आप को मार देता है। फिर वो मल्टीप्लाइड वायरस बिना रुके बाकी सेल्स तक भी पहुंचने लगते हैं और फेफड़ों में मौजूद बाकी सेल्स भी मरने लगते हैं। कुछ दिनों बाद तक ही शरीर के करोड़ों सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं और अरबों वायरसेस मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। पर यहाँ पर सबसे मेन बात यह है और आपको जान लेना चाहिए कि तब एक सोल्जर की एंट्री होती है जिसे कहते हैं आपका इम्यून सिस्टम, यानी आपके बॉडी की रोग प्रतिरोधक सिस्टम। अगर किसी का इम्यून सिस्टम अप टू द मार्क है, हेल्दी है, तो वो सारे वायरसेस को मारकर शरीर के बाहर फेंक देता है। पर जिसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, उनमें वायरसेस हावी हो जाता है और इम्यून सिस्टम अपना पावर लूज करने लगता है और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है ना, उनको अगर कोरोना वायरस हो भी गया तो उनको माइल्ड सिम्टम्स यानी हल्का सा सर्दी खांसी आएगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। पर जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है, यानी क्रिटिकल केसेस। पर ज्यादातर केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं और ज्यादातर लोग जो अभी तक कोरोना वायरस से मरे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ओल्ड एज्ड यानी बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं। जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हो, 30 साल की उम्र तक के लोगों में जिनको कोरोना होता है, उनमें से लगभग 0.2% लोगों की ही डेथ हुई है। यानी 30 साल की उम्र तक की अगर बात करें तो अगर 1000 लोग जो कि इन्फेक्ट हुए हैं, उनमें से 998 लोगों का इम्यून सिस्टम उन्हें ठीक कर देता है और 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि मर जाते हैं। पर ओल्ड एज लोगों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो उनमें ये परसेंटेज ज्यादा है क्योंकि बुजुर्ग लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है ऑब्वियसली। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम यंग लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेने होंगे। भले ही आपको ये लगे कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, भले ही आप यंग हो, पर क्योंकि ये वायरस न्यू है, नोवेल है, तो जब तक साइंटिस्ट्स इसके कंफर्म्ड प्रॉपर्टीज को किसी रिसर्च में नहीं बता देते हैं और इस वायरस के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते हैं, तब तक आप जितना सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन कर पाओ उतना करो। एटलीस्ट तब तक करो जब तक इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट न निकले। तो सबसे प्रायोरिटी वाली बात कि कोरोना वायरस से सेफ होने के लिए क्या करें, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबल है। सबसे पहली बात, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो। इसका मतलब हरी सब्जियों को खाओ और जंक फूड को छोड़ दो। अपने डाइट पर ध्यान रखो। सबसे कॉमन चीज जो कि आप खा सकते हो वो है सिट्रस फ्रूट, जैसे लेमन, ऑरेंजेस एक्सेट्रा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे विटामिन सी बढ़ता है और विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम में मौजूद सोल्जर्स, जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल WBC भी कहते हैं, उन्हें बढ़ाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हरी सब्जियां भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बेस्ट चीज जो कि आप कर सकते हो वो है वॉश योर हैंड्स। सुनने में बहुत कॉमन लगे, पर ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है जो कि आप कर सकते हो। आप किसी भी साबुन का यूज कर सकते हो। साबुन का यूज करने से क्या होता है ये देखो। कोरोना वायरस एक लेयर ऑफ फैट से घिरा रहता है, ठीक है। साबुन उस लेयर ऑफ फैट को ब्रेक कर देता है और उससे उस वायरस का पावर खत्म हो जाता है और वहाँ होते हुए भी वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है और मर जाता है। और सोप से हाथ धोने के बाद आपका हैंड स्लिपरी बन जाता है और वायरस आपके हाथ से चले जाते हैं। तीसरा चीज है सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत हार्ड होगा। मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, पर ये एक्चुअली बहुत जरूरी है ताकि लोग इन्फेक्ट ना हो या फिर जिनको इन्फेक्शन है उससे आप तक नहीं आए और इन्फेक्शन कम से कम लोगों तक फैले। सभी देशों की गवर्नमेंट भी सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान दे रही है, इसलिए इनका पालन करना बहुत जरूरी है। और हम लोग अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो ये बहुत मुश्किल है, बाहर ना निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग। पर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।
इसीलिए जब तक ये कोरोना वायरस का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट न निकले तब तक आप ये तीनों काम कर सकते हो, वो भी एकदम कॉन्शियसली। कोरोना वायरस को न फैलाने का पावर रियली आप ही के हाथों में है और मेरे ख्याल से जल्द ही इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ ही जाएगा। दुनिया भर के रिसर्चर्स इसी में लगे हुए हैं, इसीलिए सेफ रहो, हेल्दी खाना खाओ और अपने इम्यून सिस्टम की पावर को बढ़ाओ। आप मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम भी कर सकते हो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। अपने हाथों को साबुन से धोते रहो एटलीस्ट हर कुछ घंटों में। जो देश की गवर्नमेंट बोल रही है उसे मानो और अगर जनता मिलकर माने तो बहुत कुछ हो सकता है। और 22 मार्च 2020 को जो इंडिया में जनता कर्फ्यू था उसे देखकर, उसके सीन को देखकर ये एक्चुअली में फील होता है कि इंडिया में कितनी ताकत और यूनिटी है लोगों में। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को ये टू द पॉइंट और यूजफुल जानकारी पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। आपका जो ये शरीर है ना, ये सिर्फ शरीर नहीं है बल्कि एक करिश्मा है, नेचर का एक अद्भुत करिश्मा। आपके शरीर के अंदर एक पूरा का पूरा मिलिट्री जोन है जहां गार्ड्स, सोल्जर्स, इंटेलिजेंस टीम, बैकअप टीम, वेपन फैक्ट्री, कम्युनिकेटर्स, ऐसी सारी चीजें मौजूद है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी चीज को कलेक्टिवली आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कहते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपके शरीर के अंदर कोई भी बाहर का एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगी, ऐसी चीजें जब घुसती है, जब कोई घुसपैठिया आपके शरीर के अंदर जाता है तब आपका इम्यून सिस्टम फुल पावर में किक इन करता है। एक मच्छर आपके शरीर पर आया और अपना स्टिंग आपके अंदर भेज दिया और आपके अंदर केमिकल्स भेज दिया और आपका ब्लड सक करने लगा, जो कि मच्छर जनरली करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ मच्छर आपको काटा है अगर वहाँ पर रेड लंप ना हो, मतलब मच्छर काटने के बाद जो लाल होता है वो ना हो। वहाँ पर खुजली होती है और अच्छा नहीं लगता, पर वो बम्प असल में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि आप अपने इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोटेक्टेड हो। और अगर वहाँ लंप नहीं बना तब इसका मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब वहाँ पर लंप होना अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये एक साइन है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। इम्यून सिस्टम आपको इन्फेक्शन, इलनेस और डिजीज, इन सब चीजों से आपको बचाता है। इस सिस्टम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सोल्जर्स हैं, जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करके आपको बीमारियों से बचाते हैं। अगर हम इंसानों के अंदर इम्यून सिस्टम ना होता तो सिंपल एक ब्लेड से हाथ कटने के बाद भी एक इंसान की डेथ हो जाती। क्या हो अगर मैं बोलूं कि आपका शरीर हमेशा अंडर अटैक रहता है। बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस हमेशा आपके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करते रहते हैं, पर आपका इम्यून सिस्टम आपको बचाते रहता है। इम्यून सिस्टम में ल्यूकोसाइट्स नाम का एक खिलाड़ी होता है। ये जो है ये आपके शरीर का पहरेदार है और ये आपके शरीर के ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहता है। आपके ब्लड के हर एक माइक्रोलीटर में 11,000 से भी ज्यादा की सेना होती है इन ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स आपके ब्लड में घूम घूम कर सस्पिशियस साइंस को खोजते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पहरेदार रात को टॉर्च लेकर चोर को ढूंढता रहता है। अगर कोई ल्यूकोसाइट आपके ब्लड में किसी बाहरी एजेंट को डिस्कवर करता है जो कि अवैध रूप से आपके शरीर में घुस आया है, तो फिर वो कम्युनिकेटर सेल्स को बोलते हैं कि जाओ और हेड ऑफिस में इन्फॉर्म कर दो। फिर मिनटों के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसे टेक्निकल टर्म्स में इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। और यहाँ बात यह है ना कि हर बार अलग अलग तरह के फॉरेन एजेंट्स, बाहर के एजेंट्स आपके शरीर में घुसते हैं, तो कौन घुसा है, उसका ताकत कितना है, उसके हिसाब से हेड ऑफिस आर्मी को छोड़ती है। इसलिए अलग अलग तरह के, अलग अलग रैंक के सेना मौजूद रहती है और थ्रेट के सीरियसनेस के हिसाब से एक ग्रुप को चुनकर भेजा जाता है उस बाहर के एजेंट से लड़ने, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो। वो इन्फेक्टेड साइट में जाकर फॉरेन एजेंट को मार देता है जो कि आपके शरीर में बाहर से घुस आया है। चलिए एक केस देखते हैं, जब वायरस, कोई भी वायरस आपके शरीर में घुस जाता है तब क्या होता है। इसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। आप ग्रोसरी स्टोर के लाइन में खड़े हो, तभी आपके पीछे से कोई खांसता है और आपके अंदर वायरस आ जाता है। वो वायरस आपके फेफड़े पर लैंड करता है और आपके सेल के अंदर जाने की कोशिश
करता है और घुसकर अपने डीएनए को इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये जान लो कि इस दुनिया में हर एक लिविंग बीइंग सेल से बना है, चाहे वो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया हो या फिर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म ब्लू व्हेल। आपके शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है सेल और अरबों सेल्स आपके शरीर में मौजूद है। आपका शरीर बेसिकली सेल से ही बना हुआ है। साइंटिस्ट के हिसाब से आपके शरीर में 37.2 ट्रिलियन सेल्स मौजूद है और हर एक सेल में एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना हुआ है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आपके शरीर का हर एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, जिस पर हर तरह का सिक्योरिटी मेजर्स रहता है जो कि सेल के अंदर मौजूद चीजों को प्रोटेक्ट करता है। और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, बॉर्डर के थ्रू बहुत कुछ आ भी सकता है और जा भी सकता है। जैसे ये H2O यानी पानी को अंदर आने देता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने देता है और डर्ट को अंदर आने नहीं देता है। वहाँ पर एक प्रॉपर ऑटोमेटेड सिस्टम बना हुआ है और सेल के मेम्ब्रेन के बॉडी पर बहुत सारे रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में काम आती है। यहाँ सबसे मेन बात यह है कि सेल मेम्ब्रेन में बहुत स्ट्रिक्ट नियम है कि क्या चीज अंदर जा सकती है और क्या चीज बाहर आ सकती है। पर वो वायरस जो कि आपके लंग में आया वो थोड़ा चालाक है। वो छुपकर और दूसरे चीजों के अंदर जाकर या फिर किसी चीज का रूप लेकर इम्पर्सोनेट करके सेल के अंदर किसी तरह चला जाता है। पर जब वायरस आपके सेल के अंदर आ जाता है तब सेल को पता चल जाता है कि हमारे अंदर कोई वायरस घुस गया है और उन्हें पता चल जाता है कि कोई घुसपैठिया बॉर्डर क्रॉस करके सेल के अंदर आ गया है। तब एग्जैक्ट उसी समय बहुत सारे स्पेशल एंजाइम्स आते हैं जो कि वायरस को पीसेस में चॉप 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 करके चॉप कर देते हैं, मार देते हैं। फिर चॉप करने के बाद वो एक पीस को ऊपर दिखाकर बाकी पड़ोसी सेल्स को चेतावनी देते हैं कि ये वायरस अभी अभी घुसा था, सावधान रहना दोस्तों। और एक यहाँ पर घुसा है, इसका मतलब अभी बहुत सारे आते भी होंगे, सावधान। तो इसी चेतावनी को देखकर बाकी पड़ोसी सेल्स भी सावधान हो जाते हैं और तुरंत एक्शन मोड में चले जाते हैं और तुरंत वायरस बाउंड एंटीबॉडीज को बनाने लगते हैं। वायरस बाउंड एंटीबॉडीज एक ऐसी चीज होती है जिससे वायरस को मारा जा सकता है। वायरस बाउंड एंटीबॉडी वो चीज होती है जो कि वायरस को अटैक करके उन्हें मारेंगे। वायरस बाउंड एंटीबॉडीज बनने का प्रोसेस सेल के अंदर न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है। आपके हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसमें आपका डीएनए मौजूद होता है। डीएनए एक किताब की तरह होता है और उसमें हर कुछ लिखा रहता है और उसी को देखकर सेल अपना नॉर्मल रोजमर्रा का काम करते हैं। वो सेल के लिए एक गाइड बुक की तरह होता है और उसमें ये भी लिखा रहता है कि जब कोई वायरस अंदर आ जाता है तब वायरस बाउंड एंटीबॉडीज को कैसे बनाया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक एंजाइम उस किताब को पढ़कर वायरस बाउंड एंटीबॉडीज कैसे बनाए उस डेटा को प्रिंट कर देता है, जिन्हें मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और इस पेज में ये लिखा रहता है कि वायरस बाउंड एंटीबॉडीज ऐसे बनेंगे। तो एक एंजाइम उस मैसेंजर आरएनए पेपर को लेकर न्यूक्लियस से निकलता है और सेल के अंदर ही मौजूद राइबोसोम नामक एक फैक्ट्री में जाता है। सेल के अंदर अरबों राइबोसोम फैक्ट्रीज होते हैं। तो वो एंजाइम राइबोसोम फैक्ट्री में उस मैसेंजर आरएनए पेपर को भेज देता है और उसी को पढ़कर राइबोसोम फैक्ट्री में वायरस बाउंड एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाता है। फिर आखिरकार वो वायरस बाउंड एंटीबॉडीज राइबोसोम फैक्ट्री को लीव करते हैं और फिर गोल्जी एपेरेटस नाम के एक फाइनल जगह में ये वायरस बाउंड एंटीबॉडीज जाते हैं और फाइनल टचिंग के बाद फाइनली वायरस बाउंड एंटीबॉडीज सेल के बाहर निकल जाते हैं और जंग के मैदान में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा प्रोसेस करने का एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो ये सारे प्रोसेसेस को सेल का सबसे फेमस पार्ट जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं वो पावर करता है, जिसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। तो वायरस बाउंड एंटीबॉडीज आपके लंग में जाते हैं और वायरस का खात्मा कर देते हैं। वायरस को पीसेस में तोड़कर उन्हें मार देते हैं। पर जब किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है ना तो उनमें ये सब ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए ऐसा होता है कि एक वायरस के चलते ही लोग मरने लगते हैं।
इम्यून सिस्टम का कमजोर होना ही सबसे मेन वजहों में से एक है। जिनका इम्यून सिस्टम हेल्दी है उनका कोई वायरस या बैक्टीरिया बाल भी बाका नहीं कर सकता। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के बहुत सारे तरीके, ये खा लो, ये पी लो, वो पी लो, पर मैं यहाँ पर आपको वही तरीके बताऊंगा जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो, जिसमें साइंस का कोई बेस हो, और वो ये है हरी सब्जियां और फल खाना, स्मोकिंग नहीं करना, बॉडी का हेल्दी वेट मेंटेन करना यानी ओवर वेट ना होना, एडिक्वेट स्लीप यानी अच्छा खासा सोना, कम से कम स्ट्रेस लेना यानी स्ट्रेस को मिनिमाइज करना, तनाव को कम करना, जो आपका मेंटल माथा भारी रहता है इसको कम करना। मैं आपको इन्फो के लिए ये बता दूं, ये आर्टिकल हार्वर्ड हेल्थ के वेबसाइट में पब्लिश किया गया था। और एक चीज जो आप कर सकते हो वो है सनलाइट लेना। सनलाइट आपके टी सेल्स को एनर्जाइज करता है। आप अपने घर के बैल्कनी में बैठकर सनलाइट को सिंपली एंजॉय कर सकते हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि आने वाले न्यू वीडियोस जैसे ही अपलोड हो वैसे ही आपको नोटिफिकेशंस आ जाए तुरंत। वीडियो को लाइक जरूर करना और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हर किसी को ये अमूल्य जानकारी पहुंच पाए। और मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो जरूर करना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने जिंदगी का हर सेकंड आप खरबों बैक्टीरिया से घिरे हुए रहते हो। अभी भी आप बैक्टीरिया से घिरे हुए हो। वायरस तो कभी कभी आता है, पर बैक्टीरिया से आप हमेशा हर जगह घिरे रहते हो। पर अच्छी बात यह है ना कि आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो बैक्टीरिया का बाप है साला। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिन चल रहा है और आप अचानक से अपने हाथ पर ब्लेड से काट लेते हो गलती से। तो जैसे आपका स्किन कटा, सामने रहने वाले बैक्टीरिया को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि वो तुरंत चुपके से आपके शरीर के अंदर चले जाए। वो आपके शरीर के अंदर जाके शरीर के ही रिसोर्सेस को यूज करके हर 20 मिनट में डबल होने लगते हैं। 100 बैक्टीरिया 200 बन जाता है, 200 फिर 400 बन जाता है, 400 फिर 800 बन जाता है, और ऐसे करते करते जब बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं और बॉडी को हार्म पहुंचाना शुरू करते हैं, तब बॉडी का गार्ड सेल, जिसे मैक्रोफेजेस भी कहते हैं, वो सामने आता है। और ये मैक्रोफेजेस मैसेंजर्स के जरिए इस बैटल फील्ड में, इस जंग के मैदान में और पानी मांगते हैं, ताकि वो अच्छे से मूव करके बैक्टीरिया से लड़ पाए। ब्लेड से कटने के बाद आपके हाथ में जो खून के बाद पानी टाइप का व्हाइट कलर का कुछ निकलते हुए देखते हो आप, वो यही पानी होता है जो कि मैक्रोफेजेस ऑर्डर करते हैं, बैटल फील्ड में मंगवाते हैं, और ये शरीर में पानी की जरूरत को भी दर्शाता है। जब ये मैक्रोफेजेस बहुत देरी तक फाइट करते हैं, तब ज्यादातर केसेस में मैक्रोफेजेस ही सबको मार देते हैं। वो बैक्टीरिया को खाकर उनका खात्मा कर देते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर अगर इन केस वो ये देखते हैं कि वो अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं और ये स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है, तब वो हेल्प मांगते हैं। वो मैसेंजर प्रोटीन्स के जरिए बैकअप टीम को बुलाते हैं। वी नीड बैकअप टीम, कॉपी दैट, जिन्हें न्यूट्रोफाइल्स टीम कहते हैं। मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफाइल्स टीम को बैटल फील्ड में बुलाते हैं। फिर न्यूट्रोफाइल्स और मैक्रोफेजेस दोनों मिलकर इन्फेक्शन साइट पर लड़ते हैं, और तब इसी समय इम्यून सिस्टम शरीर का तापमान बढ़ाने लगता है, और इसे ही बुखार कहते हैं। जो आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना, जिसे आपने कभी न कभी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। तो अब आप जान लो कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, तब आप ये जान लेना कि तब आपके इम्यून सिस्टम का आर्मी बैक्टीरिया से लड़ रहा होता है। टेम्परेचर बढ़ना असल में जरूरी है। बुखार असल में बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आता है। तो शरीर का तापमान गर्म है और ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफाइल्स दोनों मिलकर लड़ रहे हैं बैक्टीरिया से। तो अगर ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफाइल्स दोनों मिलकर बैक्टीरिया को मार दिए तब तो ठीक है, पर अगर ये दोनों मिलकर भी बैक्टीरिया को मार नहीं पाए, तब ये दोनों मिलकर आखिर में इम्यून सिस्टम का हेड, जिसे डेंड्रिटिक सेल भी कहते हैं, उससे हेल्प मांगते हैं। कहते हैं कि सर अब मामला बहुत सीरियस हो रहा है। तब डेंड्रिटिक सेल जब सिचुएशन को देखता है, तब उसे भी लगता है कि अब ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। डेंड्रिटिक सेल ये सोचते हैं कि अब
टी सेल आर्मी फोर्स को बुला लेना चाहिए। तब वो डेंड्रिटिक सेल उस बैक्टीरिया के डिटेल्स को अपने बॉर्डर पर लाद के खुद ट्रैवल करते हैं बॉडी के लिम्फ नोड में, जो कि एक जगह होती है, और वहां पर टी सेल की आर्मी को सारी कहानी बताती है और उस बैक्टीरिया के बारे में जो डिटेल्स लोड करके डेंड्रिटिक सेल ले आया था उसको उतार कर दिखाता है कि ये खतरनाक बैक्टीरिया हमारे देश में आ चुका है। इनके लिए हमारे देश मतलब आपका शरीर। फिर उसी जगह पर टी सेल की ट्रेनिंग होती है और 1000 में से कुछ दमदार टी सेल ट्रेनिंग को पार कर पाते हैं, और जो टी सेल ट्रेनिंग को पार करते हैं वो इन्फेक्शन साइट की ओर आगे बढ़ते हैं, जंग के मैदान की ओर आगे बढ़ते हैं, और बाकी छटा जाते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं। ये तो मैं आपको एनिमेशन के द्वारा समझा रहा हूँ, ठीक है। पर फ्यूचरिटी में एक आर्टिकल आई थी कि साइंटिस्ट्स इस टी सेल की ट्रेनिंग प्रोसेस की वीडियो को पहली बार कैमरा में कैप्चर किए, और ये जो आप देख रहे हो ये असल का टी सेल है जो कि ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। दिस इज रियली अमेजिंग। जो टी सेल्स क्वालिफाई करते हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट करने लगते हैं करोड़ों की संख्या में, और इनमें से कुछ मेमोरी टी सेल बन जाते हैं। मेमोरी टी सेल मतलब वो इन्फेक्शन साइट पर लड़ने के लिए नहीं जाते, बल्कि उस बैक्टीरिया के डिटेल को हमेशा बॉडी में रखते हैं। और इसी के चलते ये होता है कि अगर वही फ्यूचर में जब आपके शरीर के अंदर घुसता है तो वो दूसरी बार आपके शरीर को कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसलिए आपने ये भी सुना होगा कि अगर किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो फिर दोबारा नहीं होता। आपने सुना है ना, बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है उस डिजीज के प्रति। तो इम्यूनिटी डेवलप मतलब यही होता है मेमोरी टी सेल जो कि आपके शरीर में रह जाते हैं उस बैक्टीरिया के डिटेल को रिकॉर्ड करने के बाद। तो मेमोरी टी सेल की बात हटाते हैं, उसके बाद क्या होता है सुनो। तो बाकी नॉर्मल टी सेल जो कि इन्फेक्शन साइट की ओर, बैटल फील्ड की ओर जाते हैं, वो बीच रास्ते में बी सेल के पास जाते हैं जो कि अपने आप में एक हथियार की फैक्ट्री होती है। और ये हथियार की फैक्ट्री बी सेल जो होती है टी सेल की सलाह के बाद वो भी अपने आप को करोड़ों में मल्टीप्लाई करने लगती है। तो वो टी सेल और बी सेल दोनों मिलकर बैटल फील्ड की तरफ जाते हैं, और वहां जाकर बी सेल जो है वो अपने अंदर वेपन फैक्ट्री में लाखों वेपन्स तैयार करते हैं और बैक्टीरिया की तरफ भेज देते हैं। और क्या आप जानते हो यहाँ पर वेपन का या फिर हथियार का मतलब क्या है जो बी सेल प्रोड्यूस करती है? उस वेपन का नाम है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज की बाढ़ आ जाती है जो कि बी सेल्स लगातार प्रोड्यूस कर रही होती है, और इधर टी सेल की आर्मी भी लड़ रही होती है, और उधर मैक्रोफेजेस भी लड़ रहे होते हैं, और उधर से न्यूट्रोफाइल्स भी इनकी ले रहे होते हैं। तो फिर धीरे धीरे अच्छे टीम वर्क और टीम एफर्ट के चलते लड़ाई इम्यून सिस्टम के खाते में आ जाती है, और बैक्टीरिया धीरे धीरे मरने लगते हैं, और इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, और फाइनली इम्यून सिस्टम जीत जाता है। जब सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तब ये इम्यून सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफाइल्स, टी सेल और बी सेल, ये अपना हीरो सब अब यूजलेस हो जाते हैं और कोई काम के नहीं होते हैं। इसलिए एनर्जी वेस्ट ना हो इनको जिंदा रखने में, और अब तो बैक्टीरिया नहीं है तो बिना किसी बैक्टीरिया के ही वो एनर्जी की खपत ना करे, एनर्जी को यूज ना करे, इसलिए वो हीरोज अपने आप को खत्म कर देते हैं ताकि बॉडी के रिसोर्सेस और एनर्जी इन सेल्स को जिंदा रखने में न वेस्ट हो, क्योंकि ये तो अपना काम कर चुके हैं। इसलिए वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर जो मेमोरी टी सेल्स जो कि बॉडी में रुके हुए थे, आपको याद है ना, वो हमेशा रहते हैं बॉडी में जब तक आप जिंदा हो। तब अगर फ्यूचर में कभी वही बैक्टीरिया का ग्रुप आपके बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, तब वो बॉडी के अंदर आए उसके पहले ही ये मेमोरी टी सेल्स बाकी टी सेल्स को डायरेक्टली भेज देते हैं उनको मारने, क्योंकि मेमोरी टी सेल्स को ये पता होता है कि ये तो वही भाई साहब के खानदान से आए हैं जो पहले आए थे। मेमोरी टी सेल उस बैक्टीरिया को मिनटों में आइडेंटिफाई कर लेता है, इसलिए तुरंत ही उस पर अटैक करने लगता है टी सेल्स के जरिए, और इसी चीज को किसी बीमारी के प्रति इम्यून होना भी कहते हैं। पर अगर कोई नया बैक्टीरिया आया तब ये पूरी कहानी
फिर से रिपीट होती है। ये जो मैंने आपको बताया ना इतना कुछ, ये सब मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताया। असल में इम्यून सिस्टम में मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, टी सेल, बी सेल्स या फिर जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इतने ही सोल्जर्स नहीं होते हैं, बल्कि हजारों तरह के सोल्जर्स होते हैं और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं और इनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। पर मैंने आपको एक पूरा जनरल सा मैप का आइडिया दे दिया इम्यून सिस्टम का। बाकी आप उसके हर एक चीज को समझोगे ना, तब आपको बहुत सालों लग जाएंगे। शरीर का सिस्टम कितना ऑसम है, इज़न्ट इट? पर जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा कि अगर इंसानी शरीर वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में इतना ही इफेक्टिव है, तो इतने लोग मरते क्यों है दुनिया भर में? तो इसका वही सिंपल आंसर है जो मैंने आपको बोला, वही कि जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उसमें ये सब चीजें ठीक से नहीं हो पाती है। जो आपने अभी देखा ना, वो ठीक से नहीं हो पाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने पर या तो चीजें उल्टी सीधी होने लगती है या फिर वो ठीक से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। अब ऑटो इम्यून डिजीज का ही एग्जांपल ले लो, जैसे रिमोटेड अर्थराइटिस या फिर टाइप 1 डायबिटीज। इन बीमारियों में ये होता है ना कि बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी बाहरी एजेंट के बदले अपने हेल्दी सेल्स को ही मारने लगता है। अब आप ही सोचो, अगर करोड़ों लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे अर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, और उनके शरीर में उनका इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल्स को ही मारने लगता है, उन पर ही अटैक करने लगता है और हेल्दी सेल्स को ही मारने में बिजी रहता है, तो उनका इम्यून सिस्टम बाहरी एजेंट से कैसे लड़ेगा? जनरली जो ओल्डर लोग होते हैं, ज्यादा एज वाले, उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। सनलाइट आपके टी सेल्स को एनर्जाइज करता है। आप अपने घर के बैल्कनी में बैठकर सनलाइट को सिंपली एंजॉय कर सकते हो। जितना आप पॉल्यूशन से दूर रहोगे, जितना स्ट्रेस से दूर रहोगे, जितनी नेगेटिव चीजों से दूर रहोगे और जितना नेचर के करीब रहोगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे, एक्सरसाइज करोगे, उतना ही आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना। बाहर से नहीं, सबको दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक्चुअल में इनर हैप्पीनेस, अंदर से खुश रहना। बहुत सारे रिसर्चेस में ये पाया गया है कि खुश रहना भी बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है। इसलिए ऑलवेज बी हैप्पी, और हैप्पी रहने के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को भी फॉलो करना मत भूलना। ऐसा लग रहा है कि मैं इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ। फॉलो करना मत भूलना। और हाँ, शरीर में दो तरह का मेजर इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि जब बैक्टीरिया आपके शरीर में घुसता है तो इम्यून सिस्टम क्या करता है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि जब वायरस आपके शरीर में घुसता है तब क्या होता है, तब आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हुआ होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लेना। वीडियो को लाइक जरूर करना और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।